अच्छा जी, मैंने एक होमवर्क के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस है, ऊपर नीचे 105 और 100 को गलत कर दिया, वो मैं सही करके आपको दे रहा हूँ। बाकी आज मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डाल दिए, ऐसा ना, वो आज शाम में आप करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको रात को उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों, कल हम कर रहे थे सिंगल एसेट का, हम देख रहे थे क्या देख रहे थे हम, रिस्क और रिटर्न, याद आ रहा है? अच्छा जी, एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। मिसरे नहीं याद आ गई इनको, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ सर, हमने पिछली क्लास में एक टर्म पढ़ी थी स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है सर स्टैंडर्ड डिविएशन? अभी स्टार्ट हुई। व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये कि आप अपने मीन से कितना आगे या पीछे जाओगे, ठीक है जी। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क, ऐसा। स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ रिस्क। हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन, हायर द रिस्क, लोअर द स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर द रिस्क, ऐसा। अच्छा मेरे बच्चों, गौर से सुनना दोस्त। फिर हमने बात की थी सर किस चीज की? हमने बात की थी कोरिलेशन की। मेरे बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस ये कि इसमें आज बहुत अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल होंगे, कैलकुलेशंस होंगी। आज आपने सीखना ज्यादा है, प्रैक्टिस कम है आपकी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास पैसे पड़े हुए 100 रुपए, मैं चाहता हूं कि मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं किसी ऐसी कंपनी में जो इंपोर्ट्स करती है, बताओ रिस्क क्या है मुझे? ये कंपनी ना, इसकी इसकी मेजर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, रिस्क क्या है? अगर अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो इस कंपनी की मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा है। तो इंपोर्ट करने वाली कंपनी मार खाती हैं जब फॉरेन करेंसी का रेट ऊपर जा रहा होता है, ऐसा है। आज डॉलर 160 रुपए का है, मिसाल दे रहा हूं, कल डॉलर 180 का हो गया, उसके आगे 190 रुपए का हो गया, तो जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, जो इंपोर्ट करके सामान आगे बेच रही हैं, उनके लिए परचेजेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा। अब मेरे पास 100 रुपए, मैं सोच रहा हूं पैसे इसमें डाल दूं, रिस्क क्या है? अगर डॉलर का रेट बढ़ा तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर सर, एक कंपनी है जो इंपोर्ट करती है, पाकिस्तान में इंपोर्ट पेन मंगवाती है, इंपोर्ट करके, ठीक है जी, $1 का पेन है, और ये पाकिस्तान में हम बेचने से 200 रुपए में, $1 का आता है, लोकली सेल होता है कितने में? कल डॉलर आज 160 रुपए का डॉलर, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपए पर पेन। कल ये डॉलर अगर बढ़ गया रेट में, तो इसका मतलब है प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ऐसा। इसका मतलब है सर, ये जो 100 200 और 160 का गैप है, ये क्या होना शुरू हो जाएगा? डॉलर जितना महंगा होता जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक इंपोर्ट करने वाली कंपनी में मेरे बच्चों रिस्क क्या है? डॉलर का रेट बढ़ना जाए, ऐसा। फिर मैंने कहा यार, एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, ये जो गुड्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस करती है बेचती बाहर है। अब मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तान से बाहर जो है वो ये माउस बेचती है, ठीक है। ये माउस $1 का बिकता है, कितने का? $1 का। सर इसकी कॉस्ट है 100 रुपए, माउस बनाने की कॉस्ट 100 रुपए, ये बिकता है जनाब $1 का। $1 कितने का है? आज मुझे फायदा कितने का हो रहा है? कल डॉलर महंगा होगा तो मेरा फायदा बढ़ जाएगा, और महंगा होगा तो फायदा और बढ़ जाएगा, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, डॉलर का रेट बढ़ने से एक कंपनी को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्यों भाई? जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, जब दूसरा ऊपर जाता है तो पहला नीचे आता है, ऐसा। अब सुनना जरा दोस्त, मैं बहुत टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। एक चीज है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, क्या मैंने वर्ड कहा? मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? टू सम एक्सटेंड मार्केट, लेकिन उसको लीड देती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट आके क्या करती है, स्टेट बैंक से कहती है कि जी आप जो डिस्काउंट रेट है वो बढ़ा दे। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ने कहा डिस्काउंट रेट है 10%, क्या मतलब डिस्काउंट रेट?
बैंक जो स्टेट बैंक से लोन लेंगे किस रेट पे मिलेगा उनको? 10% पे मिलेगा। ऐसा बैंकों के लिए लोन का रेट है 10%। अच्छा, बैंक ने आगे लोन देना है तो क्या बैंक 9% पे लोन दे सकता है? बैंक को क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10 या उससे ज्यादा रेट पे लोन देना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? अब बताओ, कल स्टेट बैंक ने अपना रेट 10 से 11 कर दिया तो इसका मतलब है मुल्क में जो अच्छा, बैंक अपनी तरफ से और फर्दर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है सर, इंटरेस्ट रेट को दो चीजें गवर्न करती हैं। एक हमारे लोकल मार्केट के ऑपरेशंस के पैसे की डिमांड कितनी है, और दूसरा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या रखे। ठीक है जी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट सेट करेगी, मार्केट में पैसे की डिमांड देख के बैंक इंटरेस्ट रेट और ज्यादा, साल के तौर पर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 10% का रेट रखा है, बैंक 11 भी रख सकती है, 12 भी रख सकती है, 13 भी रख सकती है। ऐसा तो बैंक क्या देखेगी? लोन की डिमांड कितनी है तो रेट अकॉर्डिंगली बढ़ाती जाएगी। लोन की डिमांड ही नहीं है तो बैंक 10.5% पे भी लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसा तो मुझे बताओ, मुल्क में इंटरेस्ट रेट के दो डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से? एक हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बड़ा डिटर्मिनेंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या इंटरेस्ट रेट चेंज करना पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है? इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है जो पूरे मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी को हिला जुला सकता है। ऐसा टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इज इट अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल? सर, टैक्स रेट बढ़ जाए लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाए लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। क्या टैक्स रेट एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है? यस सर। सर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में मैंने 10 दफा कहा है कि वक्त पे जब आया करो क्लास में, मेन चीज मिस कर देते हो, फिर उसके बाद क्या चीज? तो 25 मिनट पहले निकलते ना घर से, 11:15 बजे निकला हूं। तो सर, टैक्स रेट कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है। हिट किसको कर रहा है? वो पूरी इकोनॉमी को कर रहा है। इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड कर रही है? मैं ये आगे पूछूंगा सर, आगे क्यूरी लिंक्ड ऐसे, तो सर वो पूरे मार्केट को अफेक्ट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुल्क में हालात खराब हो गए। क्या मुल्क में हालात खराब होने से, पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने से कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस हिट होता है? पूरी इकोनॉमी हिट होती है? पूरी इकोनॉमी हिट होती है। ऐसा आपके इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी वैल्यू गिर जाती है चीजों में। ऐसा याद रखिए सर, जब भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चेंज होंगे, गौर से सुनिएगा, कुछ कंपनीज को उसका फायदा होगा, कुछ को उसका नुकसान होगा। ऐसा जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज करने से क्या होता है? करेंसी पे फर्क आता है सर। जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है उसकी करेंसी वीक होती जाती है। पूरा चैप्टर है हमारे इस कोर्स में इसके ऊपर। ठीक है जी, मनी मार्केट ऑपरेशंस पूरा चैप्टर है हमारे इस एमएफए के कोर्स में। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है उसकी करेंसी क्या होती है? वीक होती जाती है। सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, क्या होगा? रुपये की वैल्यू नीचे आ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। ऐसा अब बताओ सर, डॉलर महंगा होगा तो उसका इफेक्ट क्या सारी कंपनीज को एडवर्स पड़ेगा? नहीं सर, पड़ेगा सबको फर्क, किसी को फेवरेबल किसी को एडवर्स। ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज होने से पूरी मार्केट अफेक्ट होती है, कुछ पॉजिटिवली अफेक्ट होती है, कुछ नेगेटिवली अफेक्ट होती है। ऐसा मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बढ़ जाने से करेंसी की वैल्यू गिर गई, डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनीज दोनों को नुकसान होगा? नहीं नहीं, अभी बताया नहीं, इंपोर्ट वालों को नुकसान होगा, एक्सपोर्ट वाले को फायदा हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताएं सर। हाँ परमेश, अच्छा जी सर, अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे बच्चों। मुझे अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए? दोनों कंपनीज में थोड़े थोड़े। इससे क्या फायदा होगा? एक में अगर एडवर्स मूवमेंट जा रही होगी तो दूसरा मुझे बचा लेगा, और दूसरे में एडवर्स मूवमेंट होगी तो पहला बचा लेगा। क्या
एक कंपनी जो इंपोर्ट करती है और एक जो एक्सपोर्ट करती है, क्या दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है? क्या दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के चेंज पे एक जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं सर। सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, डॉलर महंगा हुआ, इंपोर्ट वाले की जो है वो ठुकाई होगी, इंपोर्ट वाला नीचे आएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट वाले को क्या होगा? फायदा हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? ऊपर चली जाएगी। तो क्या दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को इक्वली रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं सर। एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, दूसरा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? क्या मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूं? अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं दोनों में कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव है। दोनों में कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं, मुझे कुछ पैसे इसमें डालने चाहिए, इंपोर्ट वाली कंपनी में कुछ। अच्छा, अब गौर से सुनना, मेरे सामने दो कंपनीज और हैं। ये है ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी है पीएसओ। दोनों कंपनीज एक ही सेक्टर में, एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है ना? पीएसओ का अपना कोई ऑयल नहीं है, पीएसओ ऑयल खरीद के आगे बेचती है, ऐसा। ओजीडीसी ऑयल एक्सप्लोर करती है सर। दोनों कंपनीज एक ही सेक्टर में। कल इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ जाए, दोनों को ना 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 ये चीज याद रखना, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो पीएसओ आगे भी महंगा बेचेगा यार। या ना 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 सुनो, दोनों को एक ही बेनिफिट होगा, दोनों को फायदा होगा, ठीक है जी? क्योंकि जो करंट स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो सस्ते दामों खरीदा गया, और ये याद रखना इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 10-10 साल के, 5-5 साल के। अगर मुल्क में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ती है, तमाम ऑयल कंपनीज क्या करती है? फायदा उठाती है। ऑयल की प्राइस गिर गई तो अब बताओ क्या ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड? ये कौन से कोरिलेशन के बीच में? अच्छा मैं चलो 2 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं। मैं कहता हूं यार पीओएल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, दोनों एक ही जैसी कंपनी, दोनों ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। बताओ सर, ऑयल की प्राइस इंटरनेशनली बढ़ गई, ये फायदे में रहेंगे, इनको बेचना ज्यादा कीमत में बेच पाएंगे, जो ऑयल इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया ज्यादा कीमत में बेच पाएंगे, दोनों को फायदा है। दोनों को लॉस है अगर गिरती है, अगर ऑयल प्राइसेस गिरती है दोनों को लॉस है। ये दोनों कौन कैसा कोरिलेशन रखते हैं? अब बताओ सर, क्या मैं इन दोनों में पैसे इन्वेस्ट करूं? नहीं, अगर मैं इन दोनों में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सर इसका मतलब है मैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज होगा, मुझे यहां से भी जो है वो चमाटे पड़ेंगी, यहां से भी चमाटे पड़ेंगी। तो मुझे एक बात बताओ, हमें किन एसेट्स का कलेक्शन बनाना चाहिए जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, आइडियली जो क्या हो? नेगेटिवली कोरिलेटेड। पक्का ये बात समझ आती है? अच्छा, जब गौर से सुनना मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा एक होशियार बंदा, मैं एक ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे ना दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स चाहिए। क्या चाहिए? दो। मैं थोड़ा सा आराम से लेके चलूंगा, थोड़ा सा भारी कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल तरीके से समझना। मैंने कहा मुझे दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स चाहिए, ठीक है जी? कोरिलेटेड एसेट्स चाहिए जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज हो, दोनों ऊपर जाए दोनों नीचे आए, साथ जुड़े हुए दोनों, ठीक है? एक जैसा रिस्पॉन्स करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज होने। मुझे बताओ, बैंक अल फला और बैंक अल अबीब दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है? यस सर, यस सर, दोनों को पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यूनिलेवर्स और एंग्रो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है? सेम है सर। आईसीआई फार्मा, ठीक है जी, और गुलाम नबी फार्मा दोनों एक जैसे हैं सर। अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन ले आए कि भाई जो आपने ड्रग्स बनाई है, जो आप दवाई बनाते हो, उसकी कीमत जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर नहीं हो सकती, दोनों अफेक्ट होंगी, ऐसा। तो मुझे बताओ, मैं एक ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा मुझे दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स चाहिए, ठीक है जी? उसने कहा अच्छा मतलब आपको शेयर्स चाहिए? मैंने कहा जी मुझे शेयर्स चाहिए। दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड। उसने कहा दुनिया आती है कहती है नेगेटिव कोरिलेशन वाले चाहिए, तुम अजीब बंदे हो, आगे क्या मांग रहे हो? मैंने कहा यार वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना। उसने कहा अच्छा मैं आपको दो ऑयल सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स दे दूं? मैंने कहा दे दें। उसने मुझे एक दिया ओजीडीसी, एक दिया पीएसओ। मैंने कहा इनके बीच में कोरिलेशन है? उन्होंने कहा इनके बीच में अच्छा कोरिलेशन। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए दो ऐसे एसिड्स जो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो। कैसे हो? उसने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ये है जब एक शेयर की वैल्यू ₹1 ऊपर जाए, दूसरे की वैल्यू भी ₹1 ऊपर जाए, एक की वैल्यू ₹1 नीचे आए, दूसरे की वैल्यू भी ₹1 नीचे आए, एक 10% ऊपर जाए, दूसरा भी 10% ऊपर जाए, यानी दोनों एक दूसरे को मिमिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिमिक कर रहे हो। उसने कहा अच्छा ऐसे शेयर्स? उसने कहा मेरे पास बिल्कुल मौजूद है। उसने कहा मैं आपको दे रहा हूँ एक ओजीडीसी का शेयर, एक ओजीडीसी का शेयर आपको दे रहा हूँ और दूसरा भी ओजीडीसी का शेयर आपको दे रहा हूँ।
ठीक है जी, कमाल हो यार तुम भाई। उसने कहा भाई दो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड एसेट्स ऐसी होंगी कि दोनों में आपको दे रहा हूं किसके शेयर्स, ओजीडीसी के, ये भी ओजीडीसी के शेयर। ये आप यकीन करें ये इतने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है, एक की वैल्यू जो होगी दूसरे की भी वही वैल्यू होगी, एक में 1% चेंज आएगा दूसरे में भी 1% चेंज आएगा। मैंने कहा अच्छा, अब गौर से सुनना। मैंने ले लिए दोनों शेयर्स, गौर से सुनो। मैंने कहा यार अब मैं ब्रोकर से बात कर रहा हूँ, ब्रोकर मुझे समझ रहा है कि मैं वही हूँ जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है जी। ब्रोकर मुझे कह रहा है यार कर क्या रहा है भाई तू, दो शेयर आगे मांग लेता हूँ ओजीडीसी के, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मुझे हिस्ट्री बताओ पिछले 5 सालों में इस ओजीडीसी की प्राइस क्या रही है, पहले वाले शेयर की इसकी प्राइस क्या रही है। उसने कहा सर इसकी प्राइस रही है 12, 10, 15, 16, 12, ये पिछले सालों में इसकी प्राइस रही है। कभी ये 10 पे 12 पे गया, कभी ये 10 पे आया, कभी 15 पे गया, 16 पे गया, फिर 12 पे खड़ा। मैंने कहा जो दूसरा वाला शेयर है, उसने कहा जी जी। मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या रही है, उसने कहा इसकी वैल्यू रही है 12, 10, 15, 16 और 12। मैंने कहा ओके। उसने कहा ये एक की वैल्यू, उसको नाम दे दें एक्स, जो लेफ्ट हैंड वाला शेयर है, और जो राइट हैंड वाला है इसकी वैल्यू कितनी है, ये उसको वाई नाम दे दो। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उसने कहा करें, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने कहा मुझे दोनों का मीन चाहिए। क्या चाहिए, दोनों का मीन चाहिए। ऐसा दोनों का मीन निकाल के दे सकते हो। चलो मैं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। और दोस्तों उसने कहा देयर इज अ 30% चांस, 40 एंड 30% चांस है कि एक्स की वैल्यू नेक्स्ट ईयर में 10 रहेगी, 12 रहेगी और 15 रहेगी, और वाई की वैल्यू भी क्या रहेगी। सर आपने जो पिछला डाटा लिखा था वो मिटा के ये वाला डाटा क्यों लिखा, ये डाटा है फ्यूचरिस्टिक, और जो पहले आपने देखा था वो कौन सा था। पहले मैं आपको फ्यूचरिस्टिक डाटा पे काम कराऊंगा, फिर मैं आपको पास्ट डाटा पे काम कराऊंगा, ठीक है। अब बताओ सर, दोनों शेयर्स की एक्सपेक्टेड प्राइसेस ये लिखी हुई है, दोनों का मीन निकाल, मीन प्लीज बोर्ड पे देखना, दोनों का मीन। मेरे बच्चों अच्छे तरीके से देखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिस पे पूरा सीएपीएम का मॉडल खड़ा हुआ है। सर मैं दोनों का मीन निकाल रहा हूं। मीन का मतलब एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न। मनुष्यों घर जाके देख क्या हो चीजें, आगे जाए जा रहे हैं हम, रॉकेट बने हुए लेकिन पीछे एक्स कितना जी, 10, 12 और 15। एक्स बार 3, 4 पॉइंट कितना बनाई, 12.3 पक्का। अच्छा हम वैसे ही टाइम जाया करते हैं, हम क्या करते हैं वाई का भी निकाल लेते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, ये वाई है ऐसा। यार मैं एक थ्योरी प्रूफ करना चाह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते पूरा फोकस यहाँ रखना। दोनों का मीन निकाल लिया मैंने, आपने कहा जबरदस्त जी, दोनों का मीन आ गया 12.3, लेफ्ट हैंड वाले शेयर का, और राइट हैंड वाले का भी कितना है 12.3। मैंने कहा काम करो दोनों का स्टैंड डिविएशन भी निकाल दो। दोनों का स्टैंड डिविएशन 0 होगा ना, क्योंकि एक जैसे जानती हो बराबर होगा, 0 नहीं होगा। कुछ भी आपको बोला हाँ यही होगा, हाँ जी, मैंने कभी गलत बोला। 30, 40 और 30। सर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी। पहले काम करो x माइनस एक्स बार मालूम कर लो जरा, ये भी मुझे चाहिए। सुनो, पहला वाला जो शेयर है ना, पहला वाला, जब इसका रिटर्न मीन रिटर्न 12.3 है, पहला वाला रिटर्न सर मीन से नीचे, कितना नीचे, -2.3, फिर -0.3, फिर 2.7, बस ये पॉजिटिव ऐसा। अब बताओ P इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल के दो। 1 पॉइंट पक्का, 0.
036 पक्का। इसके बाद 2.187 पक्का। मेरे बच्चों एक मुश्किल चीज है, आराम आराम से हम लेके चल रहे हैं जी। 3.81 मेरे बच्चों 3.81 ऐसा 3.81 ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन किसका है? एक्स का है सर। अब मैं वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं ना, यू कट नहीं। चला जाता है बराबर में, पता नहीं है। क्या चाह रहा है भाई? भाई यहाँ कह रहा है यहाँ नहीं पेस्ट करो, यहाँ कर दो। चलो जी आ गया जी, इतनी देर में दोबारा लिख लिया होता। चलो जी वहां में लियाकत कहता है ना, अब जहन में आ गया, अब काम नहीं होगा जब तक ये नहीं होता। किसी का नाम पूछ रहा होता, पता नहीं उसको कौन नशा वशा ला के देता है। कल कोई समझ बॉन्ड ला के दे दिया था इसको, ठीक है ना। नहीं माफी वाफी नहीं मांगी भाई उसने, वो फेक ट्वीट के ऊपर जो उसने गालियां दी हैं वो देखता तू भाई। एक बात बताऊं, ऐसे 2% के लोगों को ना हम लोग हीरो बना दे। शेर री शेर री शेर री शेर, वो समझता है मेरे को बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान में वो ताहिर शाह आया था ना, क्या नाम था उसका, लंबे बालों वाला जो गाना गाया था उसका, कौन सा, आई टू आई है, उसको भी लोगों ने मशहूर कर दिया था। अच्छा मेरे बच्चों, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। सुनो सुनो सुनो, दोनों का मीन बराबर, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर। बताओ 1.95 किसका स्टैंडर्ड डिविएशन? उल्टे हाथ वाले का भी, सीधे हाथ वाले का भी। अब मैं वो बंदे के साथ खड़ा हूं, वो देख रहा है, कह रहा है सर आप ये कर क्या रहे हैं? मैंने कहा रुको बेटा अभी बताते हैं। अब हम निकाल रहे हैं कोवेरिएंस। क्या निकाल रहे हैं? अब सुनो सुनो मेरे बच्चों, अब यहां से गेम स्टार्ट हो रही है। देखें प्रोबेबिलिटी 30 40 30। मेरे बच्चों पूरा कॉन्सेंट्रेट यहां पर, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। जब तुम्हारे पास x 10% है और एवरेज कितना है 12.3, ये मीन से नीचे है मीन से ऊपर है, पहली ऑब्जर्वेशन। मीन से नीचे, दूसरा वाला भी मीन से नीचे। ये कितना नीचे? दोनों 2.3 नीचे, दोनों मीन से नीचे। ऐसा मैं एक चीज यहां लिख रहा हूं, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। मैं ये कह रहा हूं भाई ये मीन से नीचे रिपोर्ट हुआ 2.3%, ये भी मीन से नीचे रिपोर्ट हुआ 2.3%। अपेरेंटली दोनों का रिलेशनशिप एक डायरेक्शन में। जब एक मीन से नीचे रिपोर्ट हुआ तो दूसरा भी मीन से नीचे रिपोर्ट हुआ। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो 0.3 और सर जब एक मीन से नीचे रिपोर्ट हुआ तो दूसरा भी मीन से कितना कितना 0.3 और 0.3। ऐसा सर तीसरे केस में देखें, जब एक मीन से ऊपर रिपोर्ट हुआ कितना 2.7, तो दूसरा भी मीन से ऊपर रिपोर्ट हुआ कितना 2.7। ऐसा क्या दोनों की डायरेक्शन तुम्हें सेम नजर आ रही है? क्या दोनों मीन से नीचे 7 रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या दोनों मीन से नीचे 7 रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या दोनों मीन से ऊपर 7 में रिपोर्ट हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक मीन से ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैं काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी इनटू x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अब देखो अगर ये दोनों फिगर्स नेगेटिव है, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? तो सर मुझे एक बात बताएं, इसका सम कितना है पहले निकालो जरा। 2.3 इंटू 2.3 इंटू 30% निकालो 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 निकालो, क्या आएगा?
1.57 1.57 बस 587 फिर 0.036 फिर 2.1। अच्छा मुझे बताओ क्या ये इसका टोटल पॉजिटिव है कितना 3 बेटा ये याद रखो कोवेरियंस का कोई मतलब नहीं होता, कोवेरियंस के साइन का मतलब होता है। मुझे बताओ इसका साइन पॉजिटिव है टोटल बेसिस पे या नेगेटिव है? अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, दोनों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ऑयल प्राइसेस चेंज होती है, ओजीडीसी 2% ऊपर जाता है, पीएसओ भी 2% ऊपर जाएगा? नहीं, पीएसओ में भी 1.5% ऊपर जाए, पीएसओ में भी 2.5% ऊपर जाए, जाएगा ऊपर, दोनों साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी में क्या होगा, फर्क होगा। अब गौर से सुनना, मुझे बताओ कोवेरियंस का अमाउंट कुछ शो नहीं करता, शो क्या करता है? साइन। कोवेरियंस का साइन आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। क्या साइन है इसका? मैं चाह रहा हूं सर मुझे दोनों के रिलेशनशिप की डायरेक्शन नहीं स्ट्रेंथ पता चले, तो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप निकाल लें कोरिलेशन। मैंने कहा यार वही तो निकालना है, इसने कहा कोरिलेशन निकलता है कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। देखिए सर कोवेरियंस कितना है, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, क्या आ रहा है? +1 +1, इसका मतलब है दोनों का कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, यानी एक 1% ऊपर जाएगा तो दूसरा भी 1% ऊपर जाएगा, एक 1% नीचे आएगा तो दूसरा भी। कोरिलेशन की वैल्यू मैक्सिमम -1 से लेके +1 तक रहती है, ठीक है जी। -1 का मतलब बिल्कुल उलट, एक 1% ऊपर जाएगा तो दूसरा एग्जैक्ट 1% नीचे आएगा, ऐसा। 0.8 अगर आता है सर कोरिलेशन, एक अगर 1% ऊपर जाएगा तो दूसरा 0.8% ऊपर जाएगा, एक अगर 1% नीचे आएगा दूसरा 0.8% नीचे आएगा। ये बात समझ आती है? तो सर मैंने इस पूरे फंक्शन में दोनों वैल्यूज एक जैसी इसलिए रखी ताकि मैं ये आपको बावर करा सकूं कि दो चीजों के बीच में कोरिलेशन क्या हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब सर दोनों एक डायरेक्शन में और एक जितना उनका बाउंस होगा, जैसे 1% ऊपर जाएगा मीन से तो दूसरा भी क्या होगा, मीन से 1% ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दो सिक्योरिटीज में ओजीडीसी के एक शेयर और ओजीडीसी का दूसरा शेयर, अगर मैं दोनों में पैसे डालूं तो मेरी कोई डाइवर्सिफिकेशन हुई? कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, ऐसा। मुझे बताओ कोवेरियंस क्या बताता है? कोवेरियंस डायरेक्शन बता रहा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन से इसका डिविएशन भी निकाल लो, मीन से इसका डिविएशन भी निकाल लो। अगर दोनों का साइन एक जैसा मल्टीप्लाई करोगे क्या अमाउंट आएगी? पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो रिजल्ट में क्या आता? नेगेटिव आता, ऐसा। अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, ये मिसाल के तौर पर पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, तो सर मल्टीप्लाई करते जवाब क्या आता? नेगेटिव आता। अगर इस कोवेरियंस का साइन नेगेटिव है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स है, लेकिन कितनी इंटेंसिटी है उसकी वो नहीं बताएगा। इंटेंसिटी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोरिलेशन +1 है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एक 1% ऊपर जाएगा तो दूसरा भी 1%। अब मुझे बताओ मुझे कोरिलेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? दोनों का मीन निकालना पड़ा, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ा। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन के बगैर नहीं निकल सकता। स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला? कोवेरियंस निकाला, और कोवेरियंस के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन को लगा के मैंने क्या निकाल दिया? कोरिलेशन निकाल दिया, ऐसा। अब बताओ सर पोर्टफोलियो किन एसेट्स का बनाना चाहिए? आइडियली नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, और अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं है तो एटलीस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो ना हो, ठीक है जी। कोरिलेशन कम से कम हो 1 से नीचे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो सिक्योरिटीज मैंने पिक की, गौर से सुनना, दोनों का कोरिलेशन 0.8 है या दोनों का कोरिलेशन 0.7 है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कौन सा है? 0.7 वाला। सर एक का -0.8 है, एक का -0.7 है, -0.8 वाला, ऐसा। नेगेटिव के जितना करीब जाओगे, जितना आगे जाओगे, जितना नेगेटिव रिलेशनशिप होगा उतना बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा, ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब बताएं, आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर मुझसे पूछे कि यार दोनों के रिलेशनशिप की डायरेक्शन बताओ, तो मुझे क्या कैलकुलेट करके रुक जाना चाहिए? कोवेरियंस। अगर वो कहता है दोनों के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताओ, तो मुझे कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन के लिए मुझे क्या क्या निकालना है? मीन, ताकि उससे डिविएशन निकाल सकूं,
दोनों डिविएशंस को मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे सर पता चले कि दोनों का साइन क्या है, सर कोवेरियंस तक पहुंचूं। और कोवेरियंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोरिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा है, ये आप कॉपी कर लो शायद। और ये मनुष्य तुम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है पीआरसी में, वो एएफसी जो भी है, हैं? ये नहीं पढ़ा। ये सारी वो चीजें जो तुम लोग एएफसी में पढ़कर आ रहे हो। ये वाकई कितने लोगों को याद है, हमने एएफसी में पढ़ा था। कैलकुलेटर से किया था, लेकिन उस वक्त लॉजिक पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। समझे यार, ये नहीं बोलो यार, ये नहीं पढ़ा। किस पढ़ा था स्टार्ट? अच्छा पढ़ा था स्टार्ट, अच्छा पढ़ा था। नंबर है उसका, हाँ क्लास के बाद। मजाक कर रहा हूँ भाई, यहाँ का टीचर परेशान हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जर्व करने आता है। मैं अपने जिस उस्ताद से स्टैट्स पढ़ी है, अल्लाह उसको बख्शे, उसका इंतकाल हो गया, सर नसीम साहब से। 30 सेकंड निकालो, उस बंदे के लिए फातिहा पढ़ लो। मेरे स्टूडेंट होने का हक में अदा कर। बहुत जबरदस्त इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनसे हमने बहुत जलील हुए और हम माफी के तलबगार भी हैं। मैंने बहुत तंग किया उनको, ठीक है ना, लेकिन ये कि बहुत प्यार करते थे यार, बहुत प्यार करने वाले इंसान। उन्होंने क्वालिफाई हुआ, फिर पढ़ाया भी मैंने वहाँ पे, तब भी वो थे तो हमेशा बाप की तरह। लेकिन अल्लाह माफ करे, मैंने तंग भी बहुत किया, फिर माफिया भी बहुत मांगी उनसे, ठीक है ना। हमारी क्लास में एक, मैं बताया ना कि नहीं वो छोड़, एक कोरिलेशन 1 से कम का क्या मतलब है? रिलेशनशिप 1 से कम का मतलब ये कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव तो है, लेकिन 1% ऊपर जाता है तो दूसरा 1% ऊपर नहीं जाता होगा, थोड़ा कम जाता होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया है, उसमें परसेंटेज ऐड कर दें मैक्सिमम रिटर्न की। वेब सवाल समझ में नहीं आया। मैं एक दिन वो पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अ कपल वेंट टू अ वेडिंग, कोई वेडिंग सेरेमनी, ठीक है जी। अब फिर उन्होंने कहा इन हाउ मेनी वेज, मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने मुझे उठा के चमाट मार दी। और फिर जब मेरे साथ स्टूडेंट करता है तो मेरी हटती है। फिर अंदाजा लगा, हमारे टाइम पे सर पढ़ा रहे थे क्लास में, गुलाम अली साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। अब तो पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने, रिटायर हो गए। और क्लास में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, खूब अंधेरा। एक नहीं, एक बंदा आया, उन्होंने उनके पैर पे ना ऐसे चुटकी काट। गुलाम अली साहब थोड़े ज़ईफ भी थे और गालम गलोच पे आ गया वो, ठीक है ना। कहता है ये कौन कुत्ते का बच्चा था, गालियां दी उन्होंने। अब वो बच्चा पीछे गया और आवाज चेंज करके कहता है अम्मी कहती है जो कहता है वही होता है। जब हमारा पढ़ने का मूड नहीं होता था ना, तो लड़के मुझे कहते थे यार तबानी साहब को बातों में लगा। तो मैं तबानी साहब को थोड़ा सा, नहीं उनको हम ये कहते थे सर वो हलाल कमाना एक बहुत बड़ी नेमत है, सर आप क्या कहते हैं इस पे। फिर उनके वाकयात शुरू हो जाते थे। अच्छे इंसान हैं? नहीं मैं ये, हमारे टाइम में तो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान है माशाल्लाह।
अच्छे को फोकस कर मनीष। मैंने बीएफडी किससे पढ़ा? खुद से। मैं सिर्फ आई की कोई क्लास नहीं ली, किसी टीचर से नहीं पढ़ा, सारे सब्जेक्ट खुद पढ़े। पैसे ही नहीं थे मेरे पास। ये नजर साहब जो ऊपर होते हैं, ये अलम एडमिन में होते थे। तो मैं पढ़ने गया, मैंने कहा मुझे बीएफडी की और टैक्स की क्लास लेनी है। उन्होंने कहा दोनों की 10-10 हज़ार रुपये फीस है। मैंने कहा यार मेरे पास ना 2,000 रुपये महीने के बचते हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार इतने में नहीं होगा, 4-5 महीने का कोर्स है, फिर आपको कौन ढूंढेगा? तो आप जाके ना केपी साहब से बात करो। मेरी नेचर में ही नहीं मैं किसी से मांगू। मैंने कहा नहीं यार छोड़ दो, अल्लाह कुछ और ही चाह रहा है। मैं नहीं पढ़ी, क्लास ही नहीं दी। फिर ये क्या कि खुद किताबें उठा के पढ़ा, अल्लाह लेकर आया। लेकिन उनको याद दिलाया मैंने कहा सर आपको याद है? चल मेरा भाई भाग यहाँ से है। नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि यार दूसरे दूसरे टीचर से जाके पूछ। मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इस पर डिस्काउंट दूँ। 2-4 हज़ार रुपये छोड़ना हो तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो ये कह रहा हूँ कि थोड़े थोड़े करके ले लो। उन्होंने कहा नहीं, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हुई। मैंने उसके बाद फिर सारी चीजें किताब से पढ़ी। उसी चक्कर में मैंने बाद में सीएफए किया, एफआरएम किया। किताब पढ़ने की आदत आ गई ना तो टीचर की मोहताजी खत्म हो गई। हैं? हाँ हाँ, वो तो इतनी फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं यार, घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। लेकिन आओ यार मेरा दिल नहीं लगेगा नहीं। सर अगर कोई चीज बुक से समझ नहीं आती थी तो फिर दूसरी बुक से पढ़ते थे, फिर डिस्कशन करते थे लोगों से जो क्लासे ले रहे होते थे। फिर वो बताते थे कि जी फलां टीचर ने ऐसे पढ़ाया, मैं चैलेंज करता था यार ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे तो नहीं, ऐसे। फिर कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट आ जाता था। ख्वारी बहुत लगती थी यार मुझे। तो फोन वोन भी नहीं होता था। एक फोन था मेरे पास, वो चोरी हो गया, तो मैं 1 साल फोन ही नहीं रखा मैं। और उस 1 साल में मैंने 6 पेपर्स निकाले। चक्कर ही नहीं थे ना, शादी हुई भी थी तो फोन की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी, बोर्ड पे देख लो। हैं? हाँ हाँ। चलो जी, सर अगर कोरिलेशन निकालना है तो डेटा देकर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन। बच्चा कह रहा है मैं ये भी तो कैलकुलेटर पे निकाल सकता हूँ, तो कैलकुलेटर फिर कॉपी में लगा देना कि सर ये मैंने वैल्यू लिख दी है, खुद कैलकुलेट कर लें आप। नहीं, अब यहाँ तुमने कैलकुलेशंस करनी है, वो कहेगा 1 तक कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, बस पहुंच गया सर, ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है जी, जितनी नेगेटिव होगी उतनी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन -1 से आगे नहीं जा सकते। ठीक है जी, ये आपने कोरिलेशन निकाला, -2 निकला, क्या मतलब गलत किया आपने। ठीक है जी, चलो जी, अब जरा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, सारी चीजें छोड़ो, सब चीजें छोड़ो, आप बोर्ड पे देखो। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके सामने 2 सिक्योरिटीज रख रहा हूँ और दोनों को आपने देखना है, फिर मुझे बताना है कि सर इसमें क्या है। सर प्रोबेबिलिटी 30, 50 और 20। सर x 10, 12, 14। ठीक है जी, y 15, 13 और 10। अपेरेंटली तुम्हें क्या नजर आ रहा है? चलो चेक करो, शाबाश। हो गया मौलाना साहब, कर लिया? क्या आ रहा है? 0.99। अच्छा चलो, किसी का 0.7 आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, आओ जरा देख लो, गलती तो नहीं की है तुम।
चले जी, सबसे पहले तो हम निकाल रहे मीन। निकाल लोगे जरा एक्स बार। सर डायरेक्ट निकाल लो ना, कोई मसला तो नहीं है ना सर। 3%, 3 और 2.8 तो टोटल, और y बार 6.5 और 13%। डन, पक्का सबका यही आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा तो फिर हो गया काम भी। अच्छा एक बात बताएं सर, मेरे पास प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार निकाल लो ताकि वहां काम आ जाए। ठीक है जी सर, मेरे पास 10 को 11.8 से कंपेयर करो तो 1.8 नेगेटिव, फिर सर 0.2, फिर सर 2.2 सर, फिर मेरे पास अब बस 0.972, 0.0 1 पॉइंट, और अगर इसको टोप में डालें हम तो 1.4 पक्का। ये हमारे पास स्टैंड डिविएशन आ गई किसकी? एक्स की सर। इसी तरह मेरे बच्चों मैं स्टैंड डिविएशन निकाल लूँ किसकी? वाई की। प्रोबेबिलिटी 30%, जी कितना, सॉरी गलत गलत चीज को कंपेयर कर रहे हैं हम सर। 2 ऐसा, फिर 0 और बेहतरीन हो गया जी। ये अच्छा था। 1.73। चलिए दोनों का मेरे पास स्टैंड डिविएशन भी आ गया। अब हम मालूम करने जा रहे हैं क्या चीज? कोवेरिएंस। मेरे बच्चों कोवेरिएंस के लिए प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, y माइनस वाई बार की वैल्यू भी ऊपर कैलकुलेट की हुई है। 1.8 नेगेटिव, 2.2 ये नेगेटिव था। इधर सर 2 0 और, अब देखो जब एक अपने मीन से नीचे जा रहा है तो दूसरा मीन से ऊपर जा रहा है, जब एक मीन से ऊपर जा रहा है तो दूसरा मीन से, तो सर इनका रिलेशनशिप आपस में अपेरेंटली नजर आ रहा है कि नेगेटिव होगा। अब क्या करें सर? मेरे पास p इंटू एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना कितना 1 पॉइंट नेगेटिव, सब कुछ मिला जुला के नेगेटिव ना। इस कोवेरिएंस का साइन मैटर करता है, वैल्यू मैटर नहीं करती करंटली। अनलेस कि आप इसको एक मीनिंगफुल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप क्या कैलकुलेट करने हैं? कोरिलेशन। सर वेरी गुड सर। कैसे निकालूं कोरिलेशन? -2.4% डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 1.73, कितना? 0.9 नेगेटिव 99। इसका मतलब है ऑलमोस्ट परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है जी, एक ऊपर जा रहा है कुछ परसेंट तो दूसरा भी उसी इंटेंसिटी से नीचे आ रहा है, ऐसा पक्का जी? समझ गया? दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो डायरेक्शन चाहिए तो कोवेरिएंस, और स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो कोरिलेशन। पक्का जी? बड़े से आगे बढ़ जाए। ये अभी ना तुमने एक तरफ प्याज काटा है, एक तरफ तुमने जो है ना वो मिर्चियां काटी हैं, अभी वहां सालन बनाने के लिए वहां तेल वेल गर्म हो रहा है,
अब ये सारी चीजें एक जगह हमने डाल ली, ठीक है, उससे बनेगा एक प्रॉपर सालन, ठीक है। आपने एक बिल्कुल अलग चीज पढ़ ली बैक, एक बिल्कुल अलग चीज रिस्क एंड रिटर्न पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह, एक बिल्कुल अलग चीज आपने क्या पढ़ लिया, कोरिलेशन कोवेरिएंस। अब आया सर इनको एक करने का टाइम, ठीक है जी, तैयार हो। पॉइंट 2 आ रहा है, पॉइंट 24 आ रहा है। पॉइंट 24 किसका आ रहा है यार? नहीं तो नहीं पॉजिटिव नहीं रखा होगा, वो असल में डेसिमल्स में रखो। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में 100% इन्वेस्टमेंट का लॉस या 100% इन्वेस्टमेंट को फायदा है, बिल्कुल ऐसा ही। चलो जी, बोर्ड में देखना मेरे बच्चों। अब हमने जो है वो इन सारी चीजों को सामने रखना है और अब हम लेके जा रहे हैं इसको डिसीजन मेकिंग वाले तरफ, ठीक है जी। गौर से सुनो मेरे बच्चों, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है कि क्या होती है? यस सर, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हें ये पता है कि एक प्रोजेक्ट से एक्चुअल रिटर्न कितना मिलता है? यानी एक्चुअल का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऊपर जाओ, ए में आओ, ए में या वाई जो है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है? 11.8। अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मेरा रिक्वायर्ड रेट 10 होता, तो अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट 10 होता, क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता? हाँ, मैं कह रहा हूं मुझे 10 दो, ये मुझे 11.8 दे रहा है, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ना। हाँ, ऐसा। के ही क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट। क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट। सर ये जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया मीन, ये क्या है? ये जो मीन आपने कैलकुलेट किया ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये क्या है जनाब? एक्सपेक्टेड रिटर्न। के ही क्या है सर? ये क्या है सर? उस तमाम प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिक्वायर्ड रेट कम हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा हो। ऐसा है, ऐसा है मेरे भाई। सर जैसे मैं भी बच्चे सवाल पूछूं, बता देगा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? जो नहीं चाहिए नहीं है, एक्सपेक्टेड चाहिए नहीं है, रिक्वायर्ड चाहिए। एक्सपेक्टेड का मतलब इससे मिलेगा ही। तो मैं आपसे चाहता हूं कि जी आप मुझे 15,000 रुपए दो, मिसाल दे रहा हूं, और मुझे लग रहा है 12 ही दोगे, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड में फर्क है, ये याद रखना, ठीक है। ये कौन सा रिटर्न है? हमें लग रहा है भाई 11.8 मिलेगा, हम मांग क्या रहे हैं? 10%। क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? या अल्लाह तेरा शुक्र है, आप कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड में बहुत फर्क है, ऐसा? अच्छा जी, चलो, हैं कुछ नहीं होना, अच्छा चलो प्लीज बोर्ड में देखो। क्या ये दो चीजें पता है? क्या मुझे ये पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? हम कह रहे हैं हमें चाहिए 10% है, एक्सपेक्टेड है 11.8%, हम भंगड़े डाल रहे हैं, डाल दो पैसा इसमें, पता चला जी स्टैंडर्ड डिविएशन 3% है। हमने कहा 11.8 से 3 ऊपर भी जा सकता है, और 3, तो थोड़ा सा बंदे के पुत्र बन के हमने करना काम, ऐसा। अब और सुनना, फिर हमने पढ़ा कोरिलेशन। ये क्या है? दो चीजों के बीच में, दो सिक्योरिटीज के बीच में, दो एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा, ऐसा। ये टर्म्स याद है सारी। अब मैं इसको अगले फेज में लेके जाऊं, हैं केडी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट। यानी अगर आज आप लोन लेने जाओ तो किस रेट पे मिलेगा, या आपका बॉन्ड आज मार्केट में 10% दे रहा है, तो मार्केट क्या मांग रही है, वो रिक्वायर्ड रेट है, केडी, ऐसा। चलो जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह से, पूरी अल्लाह से उम्मीद है, आप लोगों से कोई नहीं है, कि आप लोग होमवर्क करते होंगे, आप लोग बड़े नेक लोग हैं रोजे रोजे पूरे चल रहे हैं सबके, हैं रोजे चल रहे हैं। बाकी जो आपने बोला वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन रखें। अच्छा जी सुनो, सर मैंने पहले ना एक डिसीजन लेना है कि मैं हूं सर, मेरे पास पैसे पड़े कुछ, ठीक है जी, और सुनना, किसी को टांगे नजर नहीं आ रही तो मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है जी, यहाँ रुक जाओ। तू कुछ पूछ रहा था? यहाँ देख लो,
अच्छा सर मेरे पास पैसे पड़े हैं कुछ, गौर सुनना सर। अब मैं पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ किसी सेक्टर में, मैंने कहा मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ? किसी ने कहा ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूँ। मैंने कहा यार ऑयल एंड गैस अजीब सा सेक्टर है यार, पाकिस्तान के भी कंट्रोल में नहीं है। एक तो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, हमारी गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाके चीजें डिसाइड हो रही होती हैं, नहीं यार बहुत वॉलेटाइल। फिर किसी ने कहा काम करो सीमेंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करो। मैंने कहा यार सीमेंट सेक्टर में भी सीजनल डिमांड होती है, कोई जो है वो पुल वुल बन रहा होगा या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा होगा, गवर्नमेंट आएगी तो चलो कुछ फायदा हो जाएगा, कोई मोटरवे बन रही होगी तो फायदा हो जाएगा, लेकिन वैसे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जलजला वलजला आ गया तो कुछ कमा लेंगे ऐसा। हाँ हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स है, ठीक है जी। अच्छा जी चलो अब सुनिएगा दोस्त, सर मैंने डिसाइड किया मैं फार्मा सेक्टर में पैसे डाल, और सुन, मैंने कहा यार इस वक्त इस सेक्टर में ना मंड के माल छप रहा है, ठीक है जी, आपने कुछ भी नहीं करना, आप किसी को बोल दो कि फलां मसला है आपके साथ। गया मैं, मुझे छींकें बहुत ज्यादा आ रही थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया हफ्ते डेढ़ पहले। ना मैं आपको बता दूं, मैंने कहा यार एलर्जी हो रही है, कोई टैबलेट लिख दे यार मैं खाऊं। उसने मुझे कहा कि ये आपका गला क्यों सूजा? मैंने कहा यार ये पढ़ाने की कॉस्ट है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ, एक्सर्ट करता हूँ, तो गले के जो पट्टे हैं ना वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा, अब मुझे एक और चीज पे डाउट है। मैंने कहा ये थायराइड वगैरह का आप सोच रहे हैं? मैंने कहा नहीं सब कुछ नहीं। मैंने कहा मैं कोई फिजिकल में मुझे कोई वो नहीं फील होता कि मैं थक गया हूँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। उसमें किसी को अगर थायराइड रहा है तो बंदा बहुत जल्दी थक जाता है, नींद भी बहुत आती है। मैंने कहा नहीं यार ये तो नींद तो बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है ना। उसने मुझे कहा कि आप एक काम करें, आप एक टेस्ट करवाएं जाके आखान से, ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप आखान से एक टेस्ट करवाएं, वो आप पूरी रात आपको रोकेंगे। मैंने कहा किस चीज का टेस्ट है भाई? उसने कहा वो आपको कोई इक्विपमेंट्स वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना, आपकी अपेरेंटली जो गले के मसल्स है ना वो सांस की नाली को तंग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग को और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही। तो अब मेरी वाइफ के साथ में, उन्होंने कहा ये रात को सोते हैं तो इनका सांस तो नहीं बंद होता रात। तो मेरी वाइफ को, आप किसी औरत को कुछ भी बोल दो ना उसको एक वाकया याद आ जाएगा, हाँ हाँ बीच में ऐसे उठे थे। मैंने कहा भाई ऐसे उठा था, नजला था मुझे, सांस बंद हो रही थी। नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये आपको कराना पड़ेगा, आप करा लें। अब मैं वहां से निकला बाहर, मेरा कोई मूड नहीं था टेस्ट कराने का। उन्होंने कहा ये आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह लगाएंगे और रात को आपको सोना पड़ेगा और सुबह वो उठ के एनालिसिस करेंगे कि आपके दिमाग को ऑक्सीजन। अब देखो छोटा सा चीज है, अब मुझे 14 तारीख को ये प्रोसीजर जाकर परफॉर्म करना है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कोई चीज निकलेगी नहीं, लेकिन हालत तो टाइट होगी ना। अब मैंने कहा इससे होगा क्या? अगर गले चलो कम मिल रहा है ऑक्सीजन तो उसने क्या होगा? मैंने कहा सर सडन हार्ट फेलियर। आप सोचो वही है, है? आवाज नहीं आती है ना ऐसी चीजों की। अब मैंने कहा भाई गया, अब मैं इतना परेशान निकला बाहर, यकीन करो मैं एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूं, मैं ऐसे किसी के फजूल बातों में आता नहीं हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा यार नहीं यार इतना बड़ा डॉक्टर है यार, है कुछ तो होगा यार। अब मेरी वो हालत टाइट है, मैं 14 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ कि अच्छा। मैंने कहा चलो इन केस अगर निकल आया कि भाई गला ऐसा वो मसला है, तो उसने कहा फिर आपको एक इक्विपमेंट आपको देंगे हम, आपको रात को सोते हुए ना वो लगा के सोना है। मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि मैं मास्क लगा के सोऊंगा? मैंने कहा मैं तो मतलब, तो फिर कैसे होगा? उसने कहा भारी इक्विपमेंट है। तो उसने कहा कोई लाख 1.5 लाख रुपए का आता है। फिर मैंने कहा 2 खरीदने पड़े। उसने कहा वो क्यों? मैंने कहा 2 घर है ना, तो एक दिन इधर भागना है एक दिन उधर भागना है, तो फिर बक्सा साथ लेके भाग रहा हूँ मैं। तो अब मैंने इस सेक्टर में पैसा बहुत, ठीक है, ये डर का बिजनेस है। तो बाबाओं में होता है ना, आपकी कमीज नापते हैं, कमीज छोटी पड़ गई आप पे जादू हुआ है, कमीज लंबी हो गई आप पे जिन चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कमीज बराबर निकली आप जिन पे चढ़े हुए, ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ जिन कौन है बताऊं? अच्छा चलो यहाँ देख लो। अब फार्मा सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने, गौर सुनो क्या करना चाहिए। फार्मा सेक्टर की बेस्ट कंपनी पिक करें, हैं? बेस्ट कंपनी में तो ऑलरेडी सब घुसे हुए होंगे, ऑलरेडी उसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी होगी, हमें क्या फायदा होगा? ना ना ना, फार्मा सेक्टर की अगर मैं ब्लू चिप स्टॉक्स पकड़ लूं, ब्लू चिप्स का मतलब है जो अच्छे स्टॉक्स हैं,
वो पकड़ लूं यार, वो ऑलरेडी जो है वो ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, ब्लू चिप में अगर पकड़ना तो सर मेरे लिए मुश्किल ये है कि आसान ये है कि मैं जल्दी से ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, उसकी लोग खरीद बेच रहे हैं, लेकिन मुझे कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक ऐसी कंपनी पिक करनी चाहिए जो मे भी थोड़ी सी नहीं हो, मे भी थोड़ी अंडर वैल्यूड हो। तो मुझे ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए जिसमें पैसे डालूं और बाय द पैसेज ऑफ टाइम कुछ कमा के निकलूं। ठीक है जी। मैं फार्मा सेक्टर में घुसा और मैंने एक फार्मा कंपनी पिक की, से हिल्टन फार्मा। ठीक है जी। हिल्टन फार्मा का नाम सुना? नहीं? हिल्टन फार्मा जो है वो जो दवाइयां बनाती है वो उसके लिए है ज्यादातर, पल्मोनरी डिजीज के लिए। ठीक है जी। माइटिका वगैरह आपने देखा होगा ये बनाती है। ठीक है जी। हिल्टन फार्मा एक कंपनी है जो एक रीजनेबल कंपनी है सेक्टर की। ठीक है। अच्छा, गौर से सुनना। हिल्टन फार्मा पे मैंने कहा मैं पैसे डालूंगा। फिर मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा इस सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? उसने कहा इस सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी आईसीआई है, जिसका नाम आजकल क्या है? एक्सो नोबेल। ठीक है जी। IGI है वो। तुझे जी और सी में अच्छा जी, यहाँ देख लो, ये जनाब आईसीआई कंपनी है। अच्छा, गौर से सुनना, आईसीआई इस सेक्टर की बेस्ट कंपनी है। मैं किसमें पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ? मैंने कहा नहीं यार, मैं आईसीआई ब्लू चिप स्टॉक है ये, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का वो नहीं, मुझे हिल्टन फार्मा में पैसा इन्वेस्ट करना। उसने दोस्त ने कहा कि आप आईसीआई को देख के हिल्टन फार्मा में पैसा इन्वेस्ट करो। मैंने कहा अच्छा, वो क्यों? उसने कहा आईसीआई एक ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर का बेंचमार्क है। क्या है? हमने एक वर्ड सीखा यहाँ पे, हमने क्या आइडेंटिफाई करनी है पहले? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना जो थोड़ी सी अंडर वैल्यूड हो, जो थोड़ी सी नहीं हो। ठीक है जी, ताकि हम कुछ कमा के निकलें। से हम किसी बड़े स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी मशहूर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ देखेंगे जरूर उसको। ऐसा तो सर मेरे पास आईसीआई एक बेंचमार्क है, इस सेक्टर की बेस्ट कंपनी। हिल्टन फार्मा का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईसीआई जैसा बन जाऊं, ऐसा है? वो पूरा जोर मार रही है आईसीआई बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा? सर आईसीआई में पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? यार सीधी सी बात है कि एक कंपनी, एक शेयर है बहुत अच्छा, लोग बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसको खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी, महंगी चीज मिलेगी। महंगी खरीद लोगे तो कमाओगे क्या फिर? एक अच्छा स्टॉक ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है, उसमें ऑलरेडी लोगों ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है, उसकी वैल्यू को ऊपर ले जा चुके होते हैं। आपको कौन सा स्टॉक पिक करना होता है? जो अच्छा बनने जा रहा है सर, ऐसा? अब मैंने कहा जनाब मैं हिल्टन फार्मा पैसा इन्वेस्ट करूं, बेंचमार्क आइडेंटिफाई हो गया। बेंचमार्क का मैंने रिटर्न देखा, क्या देखा? ये रिटर्न कौन सा है? जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो वो दे रहा है। बेंचमार्क का रिटर्न है 16%। कितना? अगर आईसीआई में पैसे डाले 100 रुपए तो हर साल 16 रुपए मिलेंगे, 16% का गेन होगा मुझे अगर मैं पैसे कहां डालूं? आईसीआई। सर मुल्क में गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रेट चल रहा है 6%। कितने का? अगर मैं आईसीआई में पैसा ना डालूं, सूद पे पैसा लगा दूं, गवर्नमेंट को सूद पे पैसा दे दूं, तो कितना रिटर्न मिलेगा? तो तुम क्यों आईसीआई में पैसा डालना चाह रहे हो? ज्यादा रिटर्न मिल रहा है सर, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन क्या लेना पड़ेगा? सर ये कैसा टहनी पे एक अमरूद लटका हुआ है? सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्या ये? ठीक है जी बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन। गौर से सुनना, ये गालियां बाद में कर लेना। सर स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका 4%। कितना? 4%। गौर से सुनो, बेंचमार्क 16% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है जी, 4% ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये आइडियल ये है कि अगर आप डरते हो, कहीं पैसा गंवाना नहीं चाहते हो, 6% पे इन्वेस्ट कर लो, ऐसा? गौर से सुनो, हिल्टन फार्मा का अंदाजा है हमारा कि इसको मैं रिटर्न को RB कर दूं। RB का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बेंचमार्क, ऐसा? इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है R ऑफ A 18%। कितना? RF है 6%, मुल्क में तो रिस्क रेट 6% ही होगा। गौर से सुनना सर, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 4.1%। अब आपसे कहा जा रहा है इस बेंचमार्क को देख के डिसाइड करो कि तुम्हें इस सेक्टर में पैसा, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं।
मैंने कहा ये मैं कैसे देख के इन्वेस्ट करूं, उसका रिस्क अलग है, इसका अलग है, ये अलग है, वो अलग है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं अंदाजा लगा के। उसने कहा नहीं, आप सोचो, गौर से सुनो, गौर सुनो, जो बेंचमार्क है वो कितना रिटर्न दे रहा है, गौर से सुनना, हम एनालाइज करेंगे पहले बेंचमार्क को। बेंचमार्क कितना रिटर्न दे रहा है, 16%, विच इज 10% अबव द रिस्क फ्री रेट। ऐसा ऐसा विच इज 10% अबव द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कितना है, अगर मैं गवर्नमेंट को पैसे दे दूं सूद पे तो कितना मिले, मैं आईसीआई में पैसे डालूं तो कितना मिले, कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आईसीआई में डालने में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालोगे ना, स्टैंड डिविएशन 0 होगा, पैसे डूबेंगे ही नहीं, वॉलेटिलिटी है ही नहीं, स्टैंड डिविएशन 0 है वहां पे। लेकिन अगर मैं आईसीआई में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो स्टैंड डिविएशन का सामना करना पड़ेगा, रिटर्न ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए आप 4% का रिस्क ले रहे हो। ऐसा 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए आप क्या ले रहे हो, 4% का रिस्क ले रहे हो। मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं। 16% रिटर्न किसका है, अच्छा मैं इस वक्त आईसीआई को देख रहा हूं, गवर्नमेंट कितना रिटर्न दे रही है, मैंने कहा आईसीआई में पैसा डालते हैं 10% ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या खतरा लेना पड़ रहा है, खतरा कितने परसेंट का है, 4% का। मुझे बताओ, अगर मैं 10% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, 10% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, उर्दू जुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूं, 10% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं फॉर टेकिंग 4% रिस्क, तो बताओ हर 1% रिस्क के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। बस ये अबूर करना है, आगे गेम ओवर है। मुझे बताओ, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, रिटर्न कम है। अगर मैं ज्यादा रिटर्न के लिए एक अच्छी कंपनी पिक करूं, इस सेक्टर की बेस्ट कंपनी पिक करूं, तो रिटर्न 16% मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है। लेकिन आपको 4% क्या लेना पड़ रहा है, तो 10% कमाने के लिए अगर 4% रिस्क लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है सर 1 यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट तुम्हें आईसीआई रिटर्न कितना दे रही है, 2.5%। अगर मैं 1% स्टैंड डिविएशन को फेस करने को तैयार हूं, तो मुझे सर 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ऐसा क्या मैं कह सकता हूं 2.5 है एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, क्या मैं कह सकता हूं यह है एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। ऐसा ऐसा है। अब आओ जरा इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, किससे, हिल्टन फार्मा से। मैं ये कहता हूं जनाब, अगर मैं हिल्टन फार्मा में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कम से कम 6% तो मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट दे रही है, प्लस आईसीआई हर यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट कितना रिटर्न दे रही है, हर यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट कितना रिटर्न दे रही है, 2.5%। इसका रिस्क कितना है, तो सर मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, चेक करो एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलना चाहिए, 10.2 पक्का। ये कितना होता है, टोटल कितना हो जाता है 16 इसका मतलब है अगर मैं बेंचमार्क को देखूं तो बेंचमार्क का रिस्क है 4%, बेंचमार्क का रिटर्न है 16%। जिस सिक्योरिटी में मैं पैसा डाल रहा हूं ना, वो बेंचमार्क से थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है। तो बेंचमार्क को देखते हुए मुझे हिल्टन फार्मा से कितना रिटर्न मांगना चाहिए, 16 हिल्टन फार्मा रिटर्न दे कितना रही है, 18%। तो क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ सर इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और सुनो और सुनो और सुनो, दोबारा पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने सबसे पहले किसको पिक किया, बेंचमार्क को। बेंचमार्क हमारे पास क्या है सर, आईसीआई। हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, बेंचमार्क में ये देखा स्टेप 1 कि बेंचमार्क कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है, क्या दे रही है, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो पता चला जी 16% माइनस 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है। ऐसा सर स्टेप 2, इस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपको क्या लेना पड़ रहा है, रिस्क लेना पड़ रहा है, रिस्क। ऐसा रिस्क कितना जनाब हमारे पास, रिस्क ऑफ बेंचमार्क। ऐसा कितना बाबू, 4%। स्टेप 3, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बेंचमार्क से कितना मिल रहा है, सर बेंचमार्क से 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है और 4% का जो है वो स्टैंड डिविएशन लेना पड़ रहा है। कितना, 2.5
5। ये बात समझ आती है? मुझे बताओ बेंचमार्क में जाने का रीजन एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना। किसके मुकाबले में एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना? रिस्क फ्री रेट के मुकाबले में। कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना? 10%। लेकिन इसके लिए तुम्हें खतरा लेना पड़ेगा बेटा, कितने का? 4% का। तो 1% खतरे के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है? 2.5। मैं यही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं किससे? हिल्टन से। अब बताओ सर, हिल्टन में रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम हिल्टन, ऐसा कैसे निकालूं सर? मैं कह रहा हूं भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 6% देती है तो ये तो कम से कम है। बाकी हिल्टन फार्मा का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 4.1, विच इज हायर देन दी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बेंचमार्क, ऐसा सर? 4.1। हर 1% के अगेंस्ट कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे? 2.5। तो बताओ 4.1 के अगेंस्ट कितना रिटर्न मिलना चाहिए? 10.25। तो बताओ मुझे टोटल रिटर्न हिल्टन से कितना मिलना चाहिए? 16 हिल्टन रिटर्न दे कितना रही है? 18%। क्या हिल्टन में पैसा डालें? यस सर, हिल्टन में पैसा डालना चाहिए, ऐसा? अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे? बेंचमार्क पिक करोगे। बेंचमार्क में क्या निकालोगे? एक्स्ट्रा रिटर्न निकालोगे, एक्स्ट्रा रिटर्न निकालोगे, एक्स्ट्रा रिटर्न निकालोगे कि सूद के मुकाबले में यहाँ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। सूद तो हर बंदे को मिल जाएगा ना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, ठीक है जी। एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है? तो क्यों 10% का रिटर्न लेने जा रहे हो? सर ज्यादा कमाना है इसलिए। लेकिन क्या लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा। कितने का? सर 10% कमाने के लिए 4% का रिस्क ले रहे हो, उसका मतलब है हर 1% के रिस्क के अगेंस्ट 2.5% का रिटर्न मिल रहा है। अब मैं चाह रहा हूं हिल्टन में भी रिस्क देखूं, वहां पर भी 2.5% मांगू। हिल्टन में रिस्क कितना है? 4.1। तो वहां मुझे कितना मांगना चाहिए सर? 10.25। अब इसका मतलब है 6% रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क लेने के लिए 10.25। तो मुझे कितना रिटर्न मांगना चाहिए? 16 अब बताओ क्या ये हिल्टन फार्मा 16.25 दे रही है? यस सर दे रही है। कितना? 18% दे रही है। क्या मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ। अब मेरे टेक्निकल अल्फाज सुनो। 16.25 इज द रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रेट। ये क्या है जनाब? रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रेट, ऐसा? क्या आप रिक्वायर्ड रेट कमा रहे हो? हाँ हाँ मैं कमा रहा हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18% कमा रहा हूँ, ऐसा है? बड़े हम आगे दोस्त। थोड़ा सा भारी रहा। ऑफ ही कर रहा हूं बेटा, नमाज का टाइम। ये वाला देखो, कंपनी खुद कुछ भी नहीं बताएगी, ये हमें कहां से पता चलेगा? देखो मार्केट के अंदर ना रिसर्च एनालिस्ट बैठे हो, आप किसी भी कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ना, उसके बारे में कोई 10 रिसर्च रिपोर्ट्स होंगी, आप वहां से निकाल सकते हो। वो क्या करेगा पता है रिसर्च वाला? वो करेगा ये कि अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट ये रहा ये रहा ये रहा तो इस कंपनी का रिटर्न इतने % होगा, इसका इतने % होगा, इतने % होगा। फिर वो उसको वैल्यू दे देगा कि 30% चांस है कि ये रिटर्न हो, 40%। अच्छा, जो रिटर्न एक्चुअल में आता है ना, वो यकीन करो मैं फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, अनलेस के कोई नेचुरल अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए अलग है, लेकिन वो करीब करीब ही होता है, ठीक है ना? अब सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट ईयर्स। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का इम्पैक्ट सब पे पॉजिटिव और कुछ पे नेगेटिव और कुछ पे पॉजिटिव पड़ता है, याद रखना। हम पे कोविड का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैंने जितना दुआएं का मत दो, और क्या, मैं यही तो बताना चाह रहा था। नहीं मतलब जहां हम यार 300 बच्चा 400 बच्चा पढ़ा लेते थे, हम समझते थे हमने बड़ा काम कर दिया। लास्ट बैच में 1100 तो हमने पेड बच्चा पढ़ाया ना, एंड में हमने अपना पोर्टल दे दिया, 600 650 लोगों ने वो पोर्टल ले लिया। करंटली एफएफआर में 750 नंबर पहुंच चुका है हमारा, ठीक है जी। एफएफआर में 2 बैचेस पढ़ाता था पूरा, मतलब उल्टा लटक जाओ तब भी 350 400 बच्चे से ऊपर नहीं होते। अब माशाल्लाह 700-800 हो गया, ठीक है जी। बीएफडी में भी यही हाल है, हैं? अल्लाह अल्लाह आपको भी दे यार, अल्लाह आपको मुझसे ज्यादा दे, हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ अल्लाह मुझसे ज्यादा दे आपको।
हाँ ज़ारा बोलो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, 14 की मैं दे देता हूँ बेटा, मैं ले लूँ, ठीक है। हाँ जी, फाइनल वालों का ऑडिट क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा? एक टाइम होता है, मैं सुबह उठाऊं और मैं सुबह से लेके अब तक मैंने कुल 2.25 घंटे की रिकॉर्डिंग कराई है, ठीक है ना। F2 भी रिकॉर्ड हो रहा है, FAR2, FFR की चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है, पारी तो करना पड़ती है। चले जी, बस यहाँ ऑफ करते हैं, ठीक है जी, कल देखते हैं बाकी इसको।